दोस्तों, एनवीएन के समाचार सारांश में आपका स्वागत है। पिछला हफ्ता बड़ा गहमा गहमी का रहा और इसके अंदर बहुत सारी जो है वो महत्वपूर्ण घटनाएं घटी। जैसे चंडीगढ़ का मामला, चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन का मामला, झारखंड का मामला जहां पर के सत्ता परिवर्तन हुआ, उसके अलावा ज्ञानवापी मस्जिद का मामला, बजट आया, मंदसौर में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई और उल्लासनगर का पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चलने का मामला। तो दोस्तों, इन सारी घटनाओं पर हम संक्षिप्त में जो है वो कुछ चर्चा करेंगे। सबसे पहली घटना जो है वो चंडीगढ़ पर है, जहां पर कि मेयर का इलेक्शन हुआ। वहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को मिलाकर 20 जो है वो काउंसलर्स थे और भाजपा के साथ 16 थे। अब भाजपा को जिताने के लिए जो रिटर्निंग ऑफिसर था उसने ये किया कि आपके 8 जो काउंसलर्स थे उनका जो है वो टिकट या उनका वोट जो है वो कैंसिल कर दिया। इस तरह से ये जो गठबंधन है इसके 20 से घट के 12 हो गए और बीजेपी बड़े आराम से 12 के मुकाबले 16 से जो है वो अपना मेयर बनाने में कामयाब हो गई। इसकी बड़ा शोर हुआ और बड़ी तारीफ हुई और बड़ा जश्न मनाया गया। लेकिन जब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस ने इस घटना के बारे में क्या कहा, ये ज़रा आप सुन लीजिए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ कहते हैं कि वो यानी रिटर्निंग ऑफिसर क्या कर रहा है। ये स्पष्ट है कि उसने बैलेट पेपर को बिगाड़ा है। इस आदमी पर मुकदमा होना चाहिए, प्रोसिक्यूट होना चाहिए इसको। ये कैमरे की तरफ, चोरों की तरफ, फिगिटिव की तरह क्यों देख रहा है। फिर उन्होंने आगे बढ़ के कहा कि ये लोकतंत्र का मजाक है और ये भी कहा कि ये लोकतंत्र की हत्या है। सवाल ये है कि लोकतंत्र की ये हत्या किसके इशारे पे की गई, किसने उस ऑफिसर को या अधिकारी को मजबूर किया कि वो इस काम को करे, और जब उसने इस काम को कर दिया तो इसकी खुशी किन लोगों ने मनाई, इसका जश्न मनाने वाले कौन थे, इससे फायदा उठाने वाले कौन थे। क्या उन पर मुकदमा नहीं चलना चाहिए? इसलिए कि अगर कोई हत्या होती है तो उस साजिश में जितने लोग शरीक होते हैं, जितने लोग शामिल होते हैं, उन सब को भी जो है वो अपराधी माना जाता है और उनको भी सज़ा दी जाती है। तो जो हमारे चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ हैं, उन्होंने अगर सिर्फ उस एक ऑफिसर को जो कि कठपुतली था सज़ा दे दी और ये समझ लिया कि अब आगे इस तरह की घटना नहीं होगी, तो ये उनकी बहुत बड़ी गलतफहमी है। उनको पता होना चाहिए कि जो लोग उसके पीछे काम कर रहे हैं, जो लोग इन अधिकारियों को मजबूर कर रहे हैं और जो लोग इस हत्याकांड का जश्न मना रहे हैं, अगर उनको कोई सज़ा नहीं हुई तो ये जो है वो नरसंहार चलता रहेगा। एक और बड़ी घटना झारखंड में हुई। वहाँ पर जो है वो अचानक हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। उन्होंने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन का नाम पेश कर दिया। दोस्तों, हुआ ये था कि बिहार में सत्ता परिवर्तन के बाद बीजेपी का घमंड आसमान में पहुंच गया और उसने सोचा कि जो काम हम बिहार में कर सकते हैं वो झारखंड में क्यों नहीं कर सकते। लेकिन वो भूल गए कि झारखंड में उनके सामने नीतीश कुमार नहीं बल्कि हेमंत सोरेन है और हेमंत सोरेन ने उनके सामने झुकने से इनकार कर दिया। उसका नतीजा ये निकला कि उन्होंने इस्तीफा दिया और चंपई सोरेन को जो है वो मुख्यमंत्री बनवा दिया। चंपई सोरेन ने बिहार की सरकार में परिवर्तन के बाद 3 दिन बाद जो है वो सत्ता संभाली और उन्होंने जो है विश्वास मत भी प्राप्त कर लिया। 29 के मुकाबले 47 के फर्क से जो है वो जीते। सोचने वाली बात यह है कि प्रधानमंत्री का सपना देखने वाले नीतीश कुमार और उनका समर्थन करने वाली बीजेपी अभी तक जो है वो विश्वास मत प्राप्त क्यों नहीं कर सकी। और दूसरी सोचने वाली बात यह है कि नीतीश कुमार ने अभी जिस वक्त 11 बजे इस्तीफा दिया था,
उसके 10-15 मिनट के बाद प्रधानमंत्री ने उनको जो है वो मुबारकबाद दे दी, दिल्ली से अभिनंदन कर दिया। हालांकि अभी तो उनका शपथ ग्रहण भी नहीं हुआ था। उसके 3 दिन बाद झारखंड में सरकार गिरी और झारखंड में जो है वो चंपई सोरेन का शपथ ग्रहण हुआ 40 घंटे के बाद। नीतीश कुमार का शपथ ग्रहण हुआ 6 घंटे के बाद। और उसके बाद भी प्रधानमंत्री ने उनको जो है वो मुबारकबाद नहीं दी। उसके बाद उन्होंने विश्वास मत प्राप्त कर लिया, तब भी प्रधानमंत्री चुपचाप है। सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री सिर्फ उन राज्यों के प्रधानमंत्री हैं जहां पर कि भाजपा की सरकार है, या पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं? अगर वो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं तो उनको जो है वो चंपई सोरेन को भी मुबारकबाद देना चाहिए था। लेकिन अफसोस कि 10 साल तक सत्ता में रहने के बावजूद प्रधानमंत्री अपने आप को पूरे देश का, सभी राज्यों का प्रधानमंत्री नहीं समझते और उन मुख्यमंत्रियों को जो कि उनके पक्ष में नहीं हैं, उनको अपना सहयोगी नहीं समझते। शायद उनको इस बात पर बहुत दुख होगा कि जब भी भाजपा कहीं सरकार बनाती है, एक मुख्यमंत्री और 2 उप मुख्यमंत्री बनाती है, तो उनमें एक ब्राह्मण ज़रूर होता है और फिर अगड़ी जात का भी खास ख्याल रखा जाता है। लेकिन झारखंड में ऐसा नहीं हुआ। झारखंड में एक एसटी जो है वो मुख्यमंत्री हो गया और दूसरा उप मुख्यमंत्री जो है वो एससी कास्ट से आ गया और तीसरा तो गजब हो गया। बीजेपी इस बात का खास ख्याल रखती है कि कोई मुसलमान जो है वो उप मुख्यमंत्री तो दूर, मंत्री भी ना बनने पाए। यानी पूरे मंत्रिमंडल में दिल्ली के अंदर एक भी मुसलमान मौजूद नहीं है। लेकिन झारखंड में जो 3 लोगों ने शपथ ग्रहण किया उसमें एक मुसलमान भी है। तो शायद इस दुख को हमारे प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं कर सके और उन्होंने मुबारकबाद देने की जो है वो जहमत नहीं की, तकलीफ़ नहीं की। एक और घटना ज्ञानवापी मस्जिद की है। वहाँ पर जो है वो ज्ञानवापी मोहल्ले में एक जामा मस्जिद है, उसका मामला जो है वो ज़िला अदालत में गया। तो अपने रिटायरमेंट से 1 दिन पहले, यानी जिस दिन, बल्कि उसी दिन जिस दिन वो रिटायर हो रहे थे, उस जज ने फैसला किया कि उसके तहखाने में, यानी मस्जिद के तहखाने में पूजा पाठ की इजाज़त दे दी जाए और ये कह के गए कि 7 दिन में प्रशासन इसका बंदोबस्त करे। प्रशासन तो तैयार ही बैठा था, उसने 7 घंटे में इसका बंदोबस्त कर दिया। मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट में गया तो सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाई कोर्ट में भेज दिया। हाई कोर्ट में आया तो हाई कोर्ट ने अगली तारीख दे दी और ये कहा कि तब तक कोई स्टे नहीं लगेगा, पूजा पाठ जो है वो होती रहेगी। दोस्तों, अब सोचने वाली बात यह है कि जिस वक्त काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बना तो ये बात सब लोग जानते हैं कि 286 शिवलिंग अपनी जगह से हटाए गए, इसलिए कि काशी मंदिरों का शहर है। उसमें से 146 अब भी जो है वो वाराणसी के लंका पुलिस स्टेशन में मौजूद हैं और उनकी पूजा पाठ होती है। लेकिन ये लोग जो मस्जिद में के तहखाने में पूजा पाठ करना चाहते हैं, इन्होंने उन 286 शिवलिंगों को अपनी जगह से हटाए जाने का कोई विरोध नहीं किया। वो कभी भी पुलिस स्टेशन में था, लंका पुलिस स्टेशन में, जहाँ पर 146 शिवलिंग है, वहाँ जा कर के इन्होंने पूजा पाठ करने की तकलीफ नहीं की। इनको दिलचस्पी सिर्फ जो है वो इस बात में है कि मस्जिद के अंदर जो है वो उनको पूजा पाठ करने दिया जाए। ये इस बात का भी सबूत है कि राम मंदिर से बीजेपी का काम नहीं चल रहा है, इसलिए ये नए नए विवाद पैदा करना चाहती है। इस सिलसिले में एक बात और भी हमको ध्यान रखना चाहिए। हमारा जो पुरातत्व विभाग है उसने ये बात बताई है कई सर्वेक्षण के बाद कि पुरी के जगन्नाथ मंदिर के नीचे भी बौद्ध जो है वो मंदिर था, यानी बौद्ध की जो है वो पूजा स्थल था। इसके अलावा महाकाल मंदिर जो मध्य प्रदेश का बहुत बड़ा मंदिर है, उसके नीचे भी एक बहुत बड़े मंदिर का परिसर मिला। सोमनाथ मंदिर के बारे में तो खुद प्रधानमंत्री
और वहाँ की जो बहुत बड़ा एक संस्था है, उसने रिसर्च करके बताया कि सोमनाथ मंदिर के नीचे एक मंदिर मौजूद है। इसके अलावा बाबरी मस्जिद के बारे में खुद सुप्रीम कोर्ट का फैसला है कि जो अवशेष मिले पुरातत्व विभाग को, वो राम मंदिर के नहीं थे, बल्कि किसी बहुत पुराने मंदिर के थे। यानी वो उस वक्त के मंदिर के नहीं थे जबकि बाबरी मस्जिद बनाई गई। इसका मतलब ये है कि किसी ज़माने में अयोध्या, जो साकेत नाम का शहर हुआ करता था, उसके अंदर एक मंदिर को तोड़ दिया गया, उसके अवशेष ज़मीन के नीचे थे, और जब पुरातत्व विभाग ने खुदाई की तो उस मंदिर के अवशेष मिले। तो इस तरह से अनेक जो है वो इबादत गाहों के नीचे, मंदिरों के नीचे और मस्जिद के नीचे भी जो है वो मंदिर का प्रमाण मिलता है। इस झगड़े को ख़त्म करने के लिए, इस तरह के वाद विवाद को ख़त्म करने के लिए 1991 में एक कानून बनाया गया। संसद ने ये कानून पास किया कि 1947 के बाद, यानी 1947 के वक्त जो पूजा स्थल या जो इबादत गाह, जो मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा जिस हालत में थी उसी हालत में रहेगी, उसको बदला नहीं जाएगा, ताकि ये पुरानी कहानियाँ जो है वो ना निकलें और नए नए वाद विवाद पैदा ना हो। ये कानून अब भी मौजूद है, इसमें कोई संशोधन नहीं हुआ। इसके बावजूद कोर्ट जो है वो उसकी अनदेखी कर रहा है, और ये सिलसिला जो चल रहा है ये कब तक चलेगा, कितना चलेगा, अचानक जो है वो चुनाव के वक्त उसकी याद क्यों आ गई, इन तमाम सवालों पर अगर गौर किया जाए तो पता चलता है कि इसका मकसद जो है वो कोई आस्था से या कोई धर्म से नहीं है, बल्कि इसके ज़रिए राजनीति करने की कोशिश की जा रही है। इस हफ्ते बजट आया, और बजट ऐसे आया कि जिसमें किसी का कोई फ़ायदा नहीं हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा कि इस पर कोई चर्चा नहीं हुई, गोदी मीडिया ने भी इस पर कोई चर्चा नहीं की, और जो शेयर बाज़ार है, जो बहुत उम्मीद लगाए बैठा था, वो भी जो है इससे निराश हो गया। दोस्तों, जाते जाते मैं दो सामाजिक घटनाओं की बात करना चाहता हूँ। पहली घटना मंदसौर में घटी। वहाँ पर मेंटोर नाम की एक कंपनी से 2015 में गोविंद दास नाम के एक पुजारी ने कर्ज लिया। वो कर्ज कुल 3 लाख रुपए का था। वो कर्ज जब उसको दिया गया तो उससे जो है वो 20,000 रुपये इंश्योरेंस के नाम पे, बीमा के नाम पे ले लिए गए। 50,000 रुपया दूसरे खर्च बता के वो ले लिया गया। यानी उसको 3 लाख रुपए के बदले कुल 2,30,000 रुपये मिले, और उसने खुश होके 10,000 रुपया मंदिर को दान भी दे दिया। इसके बाद वो कर्ज चुकाता रहा, 70,000 उसने चुका दिए, लेकिन उसके बाद वो कर्ज नहीं चुका सका। उसके पिता बीमार हो गए, उसकी बेटी की शादियां आ गई, कोरोना आ गया, बहुत सारे प्रॉब्लम आ गए। तो अब ये हाल है कि अचानक वो जो कंपनी है मेंटोर, वो जो है वो कोर्ट ने वो घर कुर्की करने का फैसला कर लिया। इसलिए कि वो आदमी जिसने 3 लाख रुपए कर्ज मांगा था और 2,30,000 रुपये कर्ज लिए थे, उसके ऊपर कंपनी के हिसाब से ब्याज मिलाकर अब 12 लाख का कर्ज हो चुका है। तो अब वो बेचारा 12 लाख कहाँ से करेगा। अब जब कोर्ट का ऑर्डर आया तो कोर्ट ने उसको इम्प्लीमेंट किया, सारे परिवार को घर से निकाल दिया। यानी उस पुजारी को, उसकी पत्नी को, उसकी एक बच्ची को और उसके 100 साल के पिता को। वो चारपाई पे हैं, चल फिर नहीं सकते, चारपाई समेत उनको निकाल के बाहर सड़क पे कर दिया और दरवाजे को ताला लगा दिया। तो ये घटना मध्य प्रदेश में घटी, जहाँ पर कि अभी अभी भाजपा की सरकार बनी है, और बड़ी बड़ी जो है वो दावे करने के बाद बनी है। तो दोस्तों, इसमें सोचने वाली बात यह है कि इसी साल 2022-2023 के अंदर 2 लाख से ज़्यादा, यानी 2,09,000 करोड़ रुपया सरकार ने जो है वो बड़े बड़े धन्ना सेठों का, बड़े बड़े कॉरपोरेट का माफ़ करवा दिया। 2 लाख करोड़। और ये बेचारा पुजारी जो है वो, आप समझ लें कि 3 लाख रुपए का कर्ज लेने वाला, वो जो है आज घर से बाहर कर दिया गया। तो ये हमारे समाज की एक ऐसी परिस्थिति है जिस पर कि सबको विचार करना चाहिए
कि कहने को तो हम ये कहते हैं कि हम गरीबों की सरकार होती है, गरीबों का ख्याल रखती है, उन्हीं के वोट से बनती है, लेकिन जब मामला जो है वो कोर्ट में जाता है, जब प्रशासन के पास जाता है, तो वो किसका ख्याल रखती है, वो जो है किसको ध्यान देती है और किसकी अनदेखी कर देती है। आखिरी बात दोस्तों मैं करना चाहता हूँ, उल्लासनगर बम्बई के करीब एक शहर है, थाना डिस्ट्रिक्ट में, थाना ज़िले में, जहाँ से कि हमारे मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आते हैं। इस थाना डिस्ट्रिक्ट में जो है वो एक ऐसी घटना घटी कि गणपत गायकवाड़ नाम के एक भाजपा के विधायक ने शिवसेना शिंदे ग्रुप के एक कार्यकर्ता को पुलिस स्टेशन के अंदर 3 गोलियां मारी। वो बेचारा अभी आईसीयू में है और उसके साथी राहुल पाटिल पर 1 गोली चलाई। आप अंदाज़ा लगाइए कि मुख्यमंत्री का जो है वो डिस्ट्रिक्ट है, मुख्यमंत्री का ज़िला है, उसके अंदर ये दोनों पार्टियों के बीच में, यानी भाजपा और शिवसेना शिंदे के बीच की मिली-जुली सरकार है। इसके बावजूद एक विधायक की इतनी हिम्मत है कि वो पुलिस स्टेशन के अंदर गोली चलाता है। तो इससे पता चलता है कि जो कानून व्यवस्था की बात, कानून व्यवस्था के बड़े-बड़े दावे किए जाते हैं, उनकी हकीकत क्या है? अगर उनके बीच में ज़मीन का मामला था तो कोर्ट के पुलिस स्टेशन में मुकदमा लगता और उसमें एफआईआर होती, कोर्ट में मामला जाता, कोर्ट का जो फैसला होता वो इम्प्लीमेंट होता। लेकिन ये कि ये नहीं हुआ, उन्होंने वहीं के वहीं जो है वो पुलिस स्टेशन के अंदर जो है वो गणपत गायकवाड़ नाम के जो विधायक है उन्होंने गोली चला दी। तो दोस्तों ये कुछ ऐसी घटनाएं हैं जिन पर कि हमको जो है वो ठंडे दिमाग से सोचना चाहिए कि हमारी राजनीति, हमारा समाज, हमारा अर्थतंत्र, हमारी अदालतें, हमारे न्यायालय और फिर ये कि हमारी विधायिकी, ये सब कहाँ जा रही है। और अगर इस पर हमने गौर नहीं किया और इस सिलसिले में जो हमारी जिम्मेदारी है, एक नागरिक के तौर पर जो हमारा कर्तव्य है, उसको नहीं अदा किया, तो दोस्तों हालात इससे भी ज़्यादा बिगड़ सकते हैं। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ, इस उम्मीद के साथ कि ये हफ़्ता अच्छा गुजरेगा और अगले हफ़्ते अगर मैं आपके पास आऊँगा तो कुछ अच्छी खबरें सुना सकूँगा। बहुत बहुत शुक्रिया।